जी जी अगर एक बंदे की सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी है क्या 75% लेंगे तो जारी बात है वो सैलरी से कम आएगा उसके लिए कौन सा टेबल लेंगे? भाई, सिर्फ सैलरी है तो कर लेना न्यूमेरिकल। एक बंदे की इनकम फ्रॉम सैलरी है 9 मिलियन। अच्छा, इसने ज़कात वगैरह कोई नहीं दी, ज़कात इसकी ज़ीरो है, तो 9 मिलियन ये आ गया। लगाएं जी 75%। क्या जवाब आ गया? 675 डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो। सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज़्यादा टेबल 2। बस टेबल 2 लगेगा, सैलरी ज़्यादा आ रही है ना। तो टैक्स निकलवा दें टेबल 2 के मुताबिक। भाई आना होता है, रोज़ाना आना होता है। साथ वाले को गुस्से से देखें अगर वो सैटरडे को नहीं आया था। शर्मिंदगी से मुंह नीचे कर लें जो सैटरडे को नहीं आए थे। अच्छा, क्या करना है माय डियर? 7 लाख जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख, यही करना है। ये टेबल 2 है 1 है? टेबल 2 है। चलें जी, 7 लाख क्या हुआ? 9 लाख नहीं है माय डियर, बबलू भालू दीवाने मस्ताने, 9 मिलियन है। अब आपको 1-0 अगर ज़्यादा सोने की वजह से कल आज नहीं नज़र आ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बहुत ख़तरनाक चीज़ है ज़्यादा सोना, और ये आपके बच्चे आपको देख के तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे दुनिया के। तो अब भाई सोया रहते हैं, अम्मा ही सोई रहती हैं, तो हम क्या करें? जमा 30 इंटू 49। चलें जी, नोट कर लें। कर लें भाई। 24 क्या चीज? कैलकुलेटेड टैक्स ही होगा, ग्रॉस अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड टैक्स, उस पे सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज इस पे लगेगा 241500 पे। अगर ये 10 मिलियन से ज़्यादा होगी तो सरचार्ज लगेगा। ओके, हो गया जी। कर लिया नोट। तो अगर एक बंदे की सिर्फ सैलरी होगी फिर तो ऑब्वियसली टेबल 2 ही लगेगा ना। अच्छा, ये वाली हमारी एक लाइन रह गई है पेज 42 के पहले बॉक्स के एंड पे, इसको भी छोड़ दें, इसको नहीं अभी हमने पढ़ना। इन केस ऑफ एन एओपी डेट इज ए प्रोफेशनल फार्म। अच्छा जी, पेज 42। रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड AOPs. The rates of tax imposed on income of every individual and AOP except a salaried individual shall be as set out in the following table. ये रेट्स हैं एक्सेप्ट सैलरीड के, और सैलरीड कौन होता है? जिसकी टैक्सेबल इनकम का 75% लें तो सैलरी उससे ज्यादा हो।
where the income of an individual chargeable under the head salary is greater than 75% of his taxable income. 75% of taxable income से ज़्यादा हो. The rates of tax to be applied as set out in the following table. Clear? चलें जी. Page 44. Taxable income. The taxable income of a person for a tax year shall be the total income for the year reduced by total of any टोटल इनकम में से अगर डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर दें तो आपकी क्या निकल आएगी. कल हमने सवाल किए थे, टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस किए थे तो क्या निकल आई थी. टैक्सेबल इनकम. डन. तो टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे तो बताएं क्या जवाब आ जाएगा. टैक्सेबल इनकम. आगे चलें. बट नॉट बिलो जीरो. लेकिन जीरो से कम नहीं. बट नॉट बिलो जीरो. जीरो से कम नहीं. व्हाट डज इट मीन? इस बात का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे एक बंदे की सैलरी इनकम है 2.5 लाख रुपया, बिजनेस इनकम है 1.5 लाख रुपया. तो इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई 250 और इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, टोटल कितना हो गया 400. बट इसने ज़कात पे की कितनी 470. तो जवाब जीरो. यानी टैक्सेबल इनकम नेगेटिव में नहीं लिखनी पेपर में. टैक्सेबल इनकम जीरो लिख देनी है, नेगेटिव में नहीं लिखनी. एक दफा आप भी रजिस्टर पे नोट कर लें. टैक्सेबल इनकम जीरो लिख देनी है, नेगेटिव नहीं लिखनी. अब्दुल्ला से कहें वो रिस्पॉन्ड करे मुझे. ये को मतलब समझ आ रहा है. बट नॉट बिलो जीरो यानी कि जब आप टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे तो जवाब शुड नॉट बी लेस देन जीरो. अच्छा, अब सवाल ये राइज होता है कि ये बंदा एक बात करता है, कहता है कि मेरे भाई चलें इसको अगले सफ़े पे देख लेते हैं. यहां तक क्लियर? तो यहाँ हम नेगेटिव 70,000 लिखेंगे या यहाँ हम ज़ीरो लिखेंगे? ज़ीरो लिखेंगे. बट नॉट बिलो ज़ीरो. इसको काट देंगे. नहीं उठा रहा. टोटल इनकम. द टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर. सारे हेड्स ऑफ इनकम को जमा करेंगे तो माय डियर क्या निकलेगी? टोटल इनकम. जैसे कल हमने सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स को जमा किया था तो हमारी क्या निकल आई थी? तो बोले टोटल इनकम इज द सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर एंड पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस. अच्छा जी, एक साहब कहते हैं मैंने कमाई है इनकम फ्रॉम सैलरी.
फिर मैंने कमाई है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर मैंने कमाई है एग्रीकल्चरल इनकम। टोटल इनकम कितनी आ गई? हाँ जी, 1900 लेस एग्रीकल्चरल इनकम। इस इनकम को हम लेस कर रहे हैं क्योंकि ये माफ है, इस पे टैक्स माफ है। जवाब 1600। ज़कात उसी तरह लेस करनी है जिस तरह करते थे, मिसाल के तौर पे 50। तो जवाब इट इज़ माई टैक्सेबल। कभी कभी गवर्नमेंट किसी बंदे को प्रमोट करने के लिए ये कहती है कि हम आपकी इनकम को क्या कर देंगे माय डियर, माफ़ कर देंगे। कभी कभी हुकूमत किसी बंदे को कि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कहती है कि हम आपकी इनकम क्या कर देंगे, माफ़ कर देंगे। अगर गवर्नमेंट किसी बंदे की इनकम माफ़ कर दे तो सवाल ये है कि अगर उसकी इनकम माफ़ है तो क्या उस पर टैक्स देना है या नहीं देना? और बोले नोट करने का टाइम तो नहीं दिया मैंने, क्या उस पर टैक्स देना है या नहीं देना? नहीं देना। तो आप फिर एग्जेम्प्ट इनकम को टोटल इनकम तक पहुंचते हुए ऐड किया करेंगे, लेकिन बाद में इसलिए लेस कर दिया करेंगे क्योंकि इस पे आपने टैक्स जमा। तो मेरी इनकम तो ये थी, लेकिन मैंने लेस इसलिए कर दिया कि मैंने इस पे टैक्स नहीं दे रहा। नोट कर। तो टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम्स आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी, आएंगी। मुझे तो लग रहा है आ रही है। टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम्स आएंगी या नहीं आएंगी? लेकिन टैक्सेबल इनकम में नहीं आएंगी। हाँ जी, डन डन। ओके, चलो चलिए भाई, वो तो उधर करना है नीचे। हाँ हाँ, इधर नहीं, उनसे पूछो बेसमेंट में। हाँ जी, हो गया डी। टोटल इनकम इज पर्सन इनकम अंडर एंड पर्सन इनकम। टोटल इनकम मीन्स इनकम्स अंडर एंड इनकम। सारे हेड्स को भी जमा करें और साथ एग्जेम्प्ट इनकम भी डालें, तो फिर आपकी क्या निकल आएगी? टोटल इनकम। ओके, गॉट इट गाइस। हर गाय को पता चल गया हो। हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं? हेड्स ऑफ इनकम कौन से हैं? छोड़ो सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड नौकरी कर रहे हैं, कारोबार, नौकरी कर रहे हैं, घर किराए पे दिया हुआ है, कारोबार कर रहे हैं, शेयर खरीद के बेच रहे हैं, और इसके अलावा कोई इनकम। अच्छा जी, किसी एक हेड ऑफ इनकम में इनकम निकलती कैसे है?
मिसाल के तौर पे मैं एक वर्किंग करता हूँ, मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, रेवेन्यू, एक दुकान है, जनरल स्टोर है, जिसमें बेच के बॉटल्स को पैसे आए 500, और दुकान के बिजली के बिल होंगे और मुलाजमीन की तनख्वाहें होंगी 220 रुपये, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 280। इसको कहते हैं ग्रॉस रिसीट। सेल को क्या कहते हैं? ग्रॉस रिसीट। ग्रॉस रिसीट का मतलब है, कॉलेज के लिए अगर बात करें तो ग्रॉस रिसीट क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं एक्सपेंसेस निकाल के, बिल्कुल गलत बात की। कॉलेज के लिए अगर ग्रॉस रिसीट की बात करें तो वो स्टूडेंट से मिलने वाली फीस है, और अगर स्टूडेंट से 500 रुपये फीस मिली और 220 रुपये कॉलेज के खर्चे हुए तो प्रॉफिट इज 280। और अगर किसी जनरल स्टोर की बात करें तो ये 500 रुपये बॉटल्स बेच के जो पैसे आए माइनस एक्सपेंसेस। ओके, नोट कर लें। ये कौन सा पॉइंट हम पढ़ने लगे हैं? पॉइंट नंबर 2। ओके, the income under a for a shall be the total chargeable amount derived by the person as reduced by total deductions. तो total chargeable amounts derived by the person as reduced by the total deductions, तो इसका नाम उसने रखा है चार्जेबल, यानी इस पे टैक्स देना है। रिड्यूस्ड बाय द टोटल डिडक्शंस। डिडक्शंस और डिडक्टेबल अलाउंस में क्या फर्क है? डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस। देखिए मिसाल के तौर पे कल हमने जो पहला न्यूमेरिकल किया था, ये मेरी इनकम है 22 लाख, ये इनकम है 22 लाख। 22 लाख कैसे आई? मिसाल के तौर पे 23 लाख मेरी सेल थी और 1 लाख मेरे खर्चे थे, तो जवाब क्या आ गया? अब टोटल इनकम से पहले पहले जो खर्चा बिजनेस का माइनस हो गया है वो डिडक्शन है, और जो ज़कात माइनस हुई है वो डिडक्टेबल। फर्क समझ आ गया? टोटल इनकम से पहले पहले सेल में से जो माइनस हुए हैं खर्चे, डेट इज डिडक्शन, बट द ज़कात इज डिडक्टेबल अलाउंस। तो टोटल इनकम से ऊपर ऊपर क्या माइनस हो जाता है? डिडक्शन। और टोटल इनकम के बाद क्या माइनस होता है? शन शन बल, शन बल, शन बल। ये क्या है? शन। ये क्या है? बल। शन बल, शन बल। ये डिडक्शन, ये डिडक्टे बल। बिजनेस के खर्चों को टैक्स की जबान में क्या कहते हैं?
डिडक्शन, और ज़कात देने को टैक्स की जबान में डिडक्टेबल अलाउंस। ओके, the income under a head of income for a tax year shall be the total chargeable amounts. टोटल चार्जेबल अमाउंट कितनी है माय डियर इस सवाल में? 500 डिराइड बाय द पर्सन अंडर द हेड एज रिड्यूस बाय टोटल डिडक्शंस कितनी है माय डियर? 220। तो 500 माइनस 220, व्हाट यू विल गेट? द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। देखना क्यों डिस्कनेक्ट होती है बार बार, हिलने से होनी तो नहीं चाहिए। अच्छा भाई, जिंदगी कभी ऐसा मोड़ दिखा सकती है? जिंदगी कभी ऐसा मोड़ दिखा सकती है? हाँ, हमने पढ़ा था ज़कात माइनस करें तो जवाब नेगेटिव में नहीं लिखना, जीरो लिखना है, लेकिन डिडक्शन माइनस करें तो जवाब नेगेटिव में आ सकता है। लिख लें, ये कौन सा पॉइंट है अब? 3। हो गया जी, चलिए आगे। कैन वी मूव नेक्स्ट? डिडक्शंस चार्जेबल अमाउंट से बढ़ गई हैं, बोलें। इसलिए क्या आ गया है? डिडक्शंस चार्जेबल अमाउंट से बढ़ गई हैं, इसलिए क्या आ गया है? लॉस या लॉसा? लॉसी, छोटा सा लॉस है 10 का। वेयर टोटल डिडक्शंस अलाउड टू अ पर्सन। अलाउड टू अ पर्सन का क्या मतलब है? जिसे माइनस करने की इजाजत है। वेयर टोटल डिडक्शंस अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अंडर अ हेड ऑफ इनकम exceed the total amount chargeable to tax, where total deductions exceed the amount chargeable to tax। तो बोलें, बंदे को क्या समझ लिया जाएगा? क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। Where total deductions allowed to a person for a tax year under a head of income exceed the total amounts chargeable to tax, the person shall be assumed as sustaining a loss for that head। अच्छा जी, पॉइंट 4 पढ़ के बताएं। A loss for a head of income shall be dealt with in accordance with chapter 14। इस लॉस का करना क्या है, इसको हम किस चैप्टर में देखेंगे? चैप्टर 14 में। वो देख लेंगे इस लॉस का क्या करना है, इस लॉस का सलूक क्या करना है। असल में ना ये क्वेश्चन है मिसाल के तौर पे कि लॉस आ गया -10, ऑब्वियसली अब इधर 22 लाख की जगह मिसाल के तौर पे -10 आ रहा है। अब ऊपर पॉजिटिव पड़े हैं, नीचे नेगेटिव पड़े हैं, इनको प्लस माइनस करके नेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये सारा डिटेल से देखेंगे किस चैप्टर में? चैप्टर 14। ओके,
अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि किसी बाहर के मुल्क के क्रिकेटर का नाम बताएं। अच्छा, पाकिस्तान में तो सर आसिफ की मिसाल हम ले लेते हैं, बाहर के मुल्क वाले का नाम बताएं। राणा टुंगा। यार वो राणा राणा देख के लोगों को लगेगा पाकिस्तानी है। राणा टुंगा, टुंगा टुंग दिया, टुंगा, राणा टुंगा। अच्छा, सर आसिफ कहते हैं कि मेरा स्टे पाकिस्तान में मेरा स्टे पाकिस्तान में 365 डेज रहा। और राणा टुंगा कहते हैं नहीं, मेरा स्टे तो पाकिस्तान में 10 डेज रहा। तो पास साबित क्या हुआ कि ये क्या बन गए, रेजिडेंट, और ये क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट। डन। जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा हो वो बंदा क्या बन जाएगा, और जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से कम हो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अब इन्होंने पाकिस्तान में भी इनकम कमाई और बाहर के मुल्क में भी इनकम कमाई। एक मिनट, इन्होंने पाकिस्तान में भी इनकम कमाई और बाहर के मुल्क में भी इनकम कमाई। अब जो पाकिस्तान में इन्होंने इनकम कमाई है, सर आसिफ ने, ये टैक्सेबल है। और जो बाहर के मुल्क में सर आसिफ का पेट्रोल पंप है जर्मनी में, चले अब बात निकल गई है मुंह से तो इसको अब अपने तक ही रखिएगा। तो जो बाहर के मुल्क में सर आसिफ का पेट्रोल पंप है जर्मनी में, उस पर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। जर्मनी में दे ना दें ये चैप्टर 6 में हम देखेंगे, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की इनकम पे भी टैक्स मांगेगी और बाहर की इनकम पे भी। लेकिन राणा टुंगा से जो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आया है, इससे सिर्फ पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स मांगा जाएगा। राणा टुंगा से ये नहीं पूछा जाएगा कि बाहर के मुल्क में तुमने किस किस को टूंगा, बाहर के मुल्क में तुमने क्या क्या इनकम कमाई, ये नहीं इससे पूछा जाएगा। इससे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुमने पाकिस्तान में कौन सी इनकम कमाई। अब राणा टुंगा कहते हैं कि जी मैं दही भल्ले लगाता हूं बाहर के मुल्क में, तो भाई लगा तू दही भल्ले, ठीक है। मैं आजकल तो साथ पकोड़े भी बेच रहा हूं उधर मुसलमानों को, बेच तू यार, मुझे क्या है। तो बाहर के मुल्क में ये टुंगा जो मर्जी करे, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। और ये इसकी इनकम टैक्सेबल है या नॉट टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल। तो बता दें नॉन रेजिडेंट्स को क्या बहुत बड़ी खुशखबरी है, नॉन रेजिडेंट्स जो बाहर के मुल्क में कमाते हैं उस इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये बाहर के मुल्क में जो मर्जी कमाए हमें इससे क्या। हाँ, अगर तुम हमारे पास आओगे तो छितर खाओगे, मतलब ये कि हमारे पास आके कोई इनकम कमाओगे तो उस पर तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। एनओटी कर लें। जी, पाकिस्तान, पाकिस्तानी जो उसकी इनकम है, हाँ हाँ वो तो लगे। अच्छा जी, ये हाइब्रिड में मुराकबे से उठा दें सबको, अटेंटिव हो जाए जरा, क्लास रात होती है नींद पूरी करने के लिए अच्छी खासी, काफ़ी लंबी रातें हैं आजकल तो। 10 बजे भी तरावी पढ़ के सो जाए, 4 बजे उठ जाए, 6 घंटे सो के लुट मचा दें। जी, इसलिए कि पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान में आया है तो बस फिर भुगते। क्या? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, नॉन रेजिडेंट की जान ले लो। अबे आया तो क्यों है तू?
आके तो दिखा। तो नॉन रेजिडेंट को टैक्स माफ तो नहीं करना हमने। नॉन रेजिडेंट राणा टूंगा अगर पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेले और मैन ऑफ द मैच बन जाए तो 12 मैन ऑफ द मैच बनने के बाद हमें टैक्स दे, तो ये टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एग्जाम कर दे तो उस एक्सेप्शंस की क्यों बात करें, हम तो जनरल रूल की बात करें। एक्सेप्शन कोई सिलेबस में हुई मैं पढ़ा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान 0 डेज के लिए आया, लेकिन पाकिस्तान में इसके गोलगप्पे बिकते हैं, ट्रंपियन गोलगप्पे। अच्छा ये बंदा नॉन रेजिडेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान का स्टे इसका कम है, लेकिन पाकिस्तान में इसने दुकान खोली हुई है। माय डियर, पाकिस्तान में दुकान खोली हुई है, इसलिए इसकी इनकम भी क्या होगी, टैक्सेबल। तो नॉन रेजिडेंट का पाकिस्तान आना जरूरी है या कोई जरूरी नहीं है पाकिस्तान आना? बस इनकम का माल है अगर नॉन रेजिडेंट, तो उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा जी। हाँ, एओपी के केस में भी ऐसी। कौन बाहर ना जाए पाकिस्तान बैठा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनकम देखनी होती है रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट की। रेजिडेंट बंदा फॉरेन इनकम पर जो टैक्स देगा वो हमारे टेबल 1 और 2 के मुताबिक ही देगा, हमारे टेबल 1 और 2 के मुताबिक ही देगा। चलें जी, एग्जाम्पल करें। रेजिडेंट इंडिविजुअल सर आसिफ कॉलेज से कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। कॉलेज से क्या कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई जर्मनी में। ये पीएसआई क्या है और एफएसआई क्या है, फॉरेन सोर्स इनकम। पीएसआई क्या है, अभी ये लिखा होगा ना डब्बे में, हम देखेंगे पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। तो सर आसिफ ने कॉलेज से कितने कमाए, 7 लाख, और जर्मनी से कितने कमाए, 8 लाख। आप बता दें इनकी टोटल इनकम। लेकिन मैं क्यों डाल रहा हूं जर्मनी वाली इनकम को, मुझे तो नहीं डालना चाहिए इसमें, क्यों डालना चाहिए, हाँ क्योंकि रेजिडेंट हैं। रेजिडेंट की पाकिस्तान की इनकम भी टैक्सेबल है और बाहर के मुल्क की इनकम भी टैक्सेबल है। तो ताल करा दें 15 लाख। इसमें से ज़कात माइनस कर दें। आज आप जवाब दे दें 14 लाख। कर लिया नोट, कर लिया। साथ वाला अगर छुट्टी करके आपके पास आए और आपको कहे यार समझा दो कल की क्लास में क्या हुआ था, आप उसे क्या कहेंगे, माफ करो भाई, माफ करो, माफ करो यार, अपना काम करो यार, खुदा के लिए यार, खुदा छोड़ दे मेरी जान यार, ना छेड़ मलंगानो, प्लीज माफ करो यार। या आप माशाल्लाह बहुत रहम दिल हैं और आप उसको समझाएंगे बिठाएंगे, इस तरह वो ख़राब भी तो हो सकता है ना, ये भी तो मसला है। वो कहेगा समझ लिया करेंगे, चलो इसी से देख लें। आप सोच के डिसीजन लीजिएगा, सोच के डिसीजन लीजिएगा।
टैक्स निकाल लें। भाई ये कुछ ऑनलाइन वाले हजरात चाहते हैं कि डेली जो है वो उनके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड किया जाए। तो भाई ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी बता दिया गया था, और फिर भी अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे ख्याल से पता नहीं 3-4 दिनों में तो आपके पास वैसे भी ऑप्शन है कि आप अब उसको रिफ़ंड करवा सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, किसी ऐसी जगह भी आप देख सकते हैं एडमिशन लेना जहाँ डेली रिस्पॉन्स हो, लेकिन हमने आपको बता दिया था कि हम वीकली रिस्पॉन्स किया करेंगे, और बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। और ऑब्वियसली जो स्टूडेंट ऐसा है जिसको डेली सवाल पूछना पड़ता है, और ऐसी बात भी नहीं है जो कहा जा रहा है कि जूम मीटिंग में टाइम, जूम मीटिंग आप घंटे की करें, 2 घंटे की करें, 3 घंटे की करें, मैंने तो कभी ख़त्म नहीं करूँगा। तो जितनी देर आपके सवाल चलते रहेंगे वो रिस्पॉन्ड होंगे, लेकिन जो लिमिटेशन है आपको बता दी हुई है कि हफ्ते में एक ही दफ़ा रिस्पॉन्स होगा, और अल्लाह का शुक्र है कई सालों से सिलसिला चल रहा है। बाकी ऑब्वियसली अगर किसी को डेली सवाल पूछने की आदत है तो वो फिर ऑब्वियसली किसी ऐसी जगह एडमिशन ले ले जहाँ डेली रिस्पॉन्ड किया जाता है। और 90% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं, फिजिकल और ऑनलाइन वाले कोई सवाल पूछते ही नहीं, उनका नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है। लेकिन अगर किसी की है ऐसी नेचर तो ऑब्वियसली उसको फिर ये चीज़ सूट नहीं करेगी इधर। ओके, नेक्स्ट भाई, अब आप मुझे ये बता दें कि और टीए से मैं तो नहीं रिस्पॉन्ड करवा सकता, टीए के जवाब की क्या जिम्मेदारी है, टीचर के जवाब और टीए के जवाब में। अच्छा भाई, टैक्स निकलवा दें माय डियर, टैक्स कैसे होगा? और ऑब्वियसली चीज़ें टैक्स में चल रही होती हैं, जहन में हज़ार सवाल आते हैं, लेकिन वो एक तो पहली बात ये है कि इन बच्चों के सवाल भी मैं इसलिए रिपीट नहीं करता कि मेजॉरिटी चीज़ें आने वाले दिनों में डिस्कस होनी है। अब किसी के जहन में इधर बैठे बैठे ये सवाल आ रहा होगा कि बाहर के मुल्क में भी वो टैक्स दे के आएगा, पाकिस्तान में भी बाहर के मुल्क वाले तो जर्मनी वाले सरासे से टैक्स मांगेंगे पेट्रोल पंप पे, उसका क्या बनेगा पाकिस्तान में? तो ये सारी चीज़ें चैप्टर 6 की हैं, तो ऑब्वियसली स्मूथली चीज़ें लेके चल रहे हैं और तरतीब से लेके चल रहे हैं। और चलिए जी आगे, टैक्स निकलवाएं। अच्छा भाई मुझे बताएं, टेबल 1 लागेगा, टेबल 2 लागेगा? अच्छा भाई इसके ऊपर बताएं 75% लगा के कितना बनता है? 111 000 111 000। इसके ऊपर लगाएं 75% लगा के, ये जो जवाब आया है सैलरी कम, तो टेबल 1, तो टेबल 1 लगा दें माय डियर। 146,000। नहीं टोटल ना बताएं, मुझे फिगर बताएं। 90,000 20% ऑफ 2,80,000 जी। 146,000 बस 1,46,000 ये इसका टैक्स बन रहा है। क्योंकि हर बैच में कोई 4-5 स्टूडेंट्स इस तरह आते हैं, उनकी कंप्लेंट्स, उनको मसला होता है कि हमें डेली रिस्पांस चाहिए, तो इसलिए एडमिशन के टाइम पे बता दिया जाता है। ओके, अच्छा माय डियर, आप आ जाएं पेज नंबर 44 पे।
पेज नंबर 44। और इंशाल्लाह आपको इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि पेपर में आप कंफर्टेबल फील करें। लेकिन ये डिपेंड करता है आप साथ साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़े हैं। द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर आ shall be computed by adding Pakistan source income and by adding foreign source income। तो बोले माय डियर, रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है? पाकिस्तान सोर्स और रेजिडेंट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है? और फॉरेन सोर्स इनकम। लेकिन माय डियर, द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर आ shall be computed by considering only amounts that are Pakistan source income। उसकी इनकम सिर्फ कौन सी टैक्सेबल होंगी? जो बोले कौन सी हैं? पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो माय डियर, अगर एक बंदा रेजिडेंट है तो उसकी पाकिस्तान की इनकम पे भी सरासिफ ने टैक्स देने और जर्मनी वाली इनकम पे भी पाकिस्तान के टेबल के मुताबिक टैक्स देना है, टेबल 1 और 2 जो हमने पढ़ा। और अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट है जैसे राना टुंगा, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में जो करने आया हम इसी पर टैक्स मांग सकते हैं ना। बाहर के मुल्क में जो मर्जी गुल खिलाता है खिलाए, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? डन जी। सरासिफ अगर 180 दिन गुजारे तो क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या रूल है? सिर्फ पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स देंगे बस। रेजिडेंट ने पाकिस्तान और फॉरेन दोनों पे देने हैं और नॉन रेजिडेंट ने पाकिस्तान पे देने। अच्छा जी, डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंसेस। डिडक्टेबल अलाउंस में माय डियर कौन सा अलाउंस है? ज़कात। कौन सा अलाउंस है? ज़कात। A person shall be entitled to a deductible allowance for zakat paid by the person in a tax year under zakat and ushur ordinance। तो आपने जो जक़ात पे करनी है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक, उसके मुताबिक आपने जो है वो टैक्स पे करना है। अच्छा, अब ज़कात, एक बंदा ये कहे कि मैंने ये हाइब्रिड में क्या हो रहा है, सेकंड रो में थर्ड रो में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, साइट ऑफ एनीथिंग, क्लास चल रही है, रख लें मोबाइल अंदर। अब जो भी ये अंदर रखें ना, नहीं मोबाइल नहीं है, कैलकुलेटर है, चलें ठीक है, फिर बाहर रखें। अभी तो मोबाइल कैलकुलेटर वाली को बात नहीं हो रही ना। पॉइंट नंबर 1, अ पर्सन शेल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर ज़कात पेड बाय द पर्सन इन अ टैक्स ईयर अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो जो ज़कात आप ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक देंगे, वो ज़कात में डियर बोलें क्या करने की इजाजत है? माइनस करने की। अच्छा, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस का हुकूमत का एक इदारा है जिसके तहत आप जाते हैं और जाके ज़कात आप पे करते हैं। तो ये जो हुकूमत के इदारे को जाके आप ज़कात पे करते हैं, डेट इज ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इट मीन्स कि अगर आप अपने रिलेटिव्स को ज़कात पे कर दें तो ये ज़कात नहीं समझी जाएगी, क्योंकि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा। तो हुकूमत कहती है ज़कात दो, हमें आके हमारे इदारे को जमा करवाओ, फिर हम आगे गरीबों को खुद ढूंढेंगे, आप अपनी ज़कात खुद पे करने की कोशिश ना करो। तो अब आप अगर अपनी ज़कात खुद पे करने की कोशिश करते हैं, किसी गरीब को, किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को ज़कात दे देते हैं और आप उससे रसीद मांग भी लें, तो हुकूमत उस रसीद को फाड़ के फेंक देगी, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आपने टैक्स जमा जो करवाना है उसमें ज़कात सिर्फ वो माइनस करने की इजाज़त है जो बोलें ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक दी गई। हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ कि ज़कात आपने जो है वो उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक दी है या नहीं दी, जैसे ये वाला सवाल था, खाली लफ्ज़ लिखा हुआ नहीं, इसमें तो लिखा हुआ है ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, लेकिन अगर ऐसा ना भी लिखा होता तो एज्यूम कर सकते थे कि ज़कात किसके मुताबिक पे की है? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। अच्छा जी, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर ज़कात पेड बाय द पर्सन इन अ ईयर अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो अगर आप ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे करें तो फिर माय डियर आपको ज़कात माइनस करने की इजाजत है।
Point number 3. An allowance for a tax year that is not fully deducted. एक अलाउंस जो टैक्स ईयर के लिए होगा जो फुली डिडक्ट नहीं हुआ. मतलब क्या? जैसे अभी हमने सवाल किया उसमें बताएं इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी थी 250, इनकम फ्रॉम बिजनेस और ज़कात 470. ये साल कौन सा था? मैं देख लेता हूं. आप लोग रिलैक्स कर जाएं. आप पता नहीं क्या कर रहे हैं. रिलैक्स कर जाएं आप लोग. नहीं छोड़ें, आप ना बताएं. रिलैक्स कर जाएं, टेक लगाएं आप लोग. छोड़ें ऑनलाइन वालों, आप लोग पढ़ो इधर आओ मेरे से. थोड़ा सा लेट जाएं आप लोग. साल कौन सा था? 2019. इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी थी? छोड़ दें, मैं देख लेता हूं. 250. इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑनलाइन वालों 150. वेल डन. ज़कात ऑनलाइन वालों 470. सैलरी कितनी? बिजनेस 150. टोटल 490. 470 माइनस 470. जवाब क्या आ गया? 0. An allowance that is not fully deducted. What is allowance that is deducted? 400. What is allowance that is not fully deducted? 70. We tried to deduct 470 but deduct हुआ 400. तो जवाब क्या आ गया? -70. लेकिन वो लिखने की इजाजत. An allowance that is not fully deducted. कितना fully deduct नहीं हुआ? Shall not be refunded. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको -70 लिखेंगे और -70 लिखने के बाद गवर्नमेंट को कहेंगे मुझे टैक्स दो. यानी +70 आए तो मैं तुम्हें टैक्स दूं और -70 आए तो तुम मुझे टैक्स दो. तो ऐसा कोई सीन नहीं है. ओके. तो इसलिए टैक्स तो 0 है, रिफंड नहीं होगा. अच्छा, इसकी इजाजत है कि 2020 के न्यूमेरिकल में आप जाके 70 माइनस कर लें जो पिछले साल माइनस नहीं हो सका. shall not be carried forward to अगला साल. ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता. एंड 70 अगले साल कैरी फॉरवर्ड. और क्या इसकी इजाजत है कि 2018 में पिछले साल जाके कैरी बैक कर लें टू प्रीसीडिंग ईयर? ये पिछले साल जाके भी माइनस नहीं हो सकता. नोट कर लें, ये पिछले साल जाके भी माइनस नहीं हो सकता, इस साल भी माइनस नहीं हो सकता. इसलिए कि ज़कात एसेट्स के ऊपर होती है, ज़कात इनकम पे नहीं होती है. एक बंदे के एसेट्स पे ज़कात होती है, ज़कात तो इनकम पे होती नहीं. ओके.
एन अलाउंस फॉर अ टैक्स ईयर डेट इज नॉट फुली डिडक्टेड, जो पूरा माइनस नहीं हो सका, शेल नॉट बी रिफंडेड। का क्या मतलब है? रिफंडेड का क्या मतलब है मुझे बताएं। इधर आप लिखें -70 और -70 लिखने के बाद हुकूमत से कहें कि मुझे टैक्स दो, तो हुकूमत आपको टैक्स नहीं देगी। An allowance for a tax year that is not fully deducted shall not be refunded, shall not be carried forward to अगला साल, और shall not be carried forward to carried back to पिछला साल। अगले साल भी माइनस नहीं होगा ये -70, पिछले साल भी माइनस नहीं होगा। मीन्स के ये -70 डेड हो गया, नथिंग शेल बी कैरिड फॉरवर्ड। अगले साल जाके माइनस होगा ये 70, नथिंग शेल बी कैरिड फॉरवर्ड, सो इट इज डेड। अब ये क्या हो गया? डेड हो गया। हाँ वही देंगे। अच्छा जी, भाई अगेन ऑनलाइन वालों से कहा जा रहा है जो सवाल ऐसा होगा जो आपके लिए भी होगा रेलिवेंट, आई विल रिपीट दैट। बेस्ड ऑन 10 to 15 ईयर्स थोड़ा अंदाज़ा है कि कौन सा सवाल बच्चे पूछते हैं, उसका क्या जवाब देना है और कौन सा किसके सामने एड्रेस करना है, और मेजॉरिटी चीज़ें वैसे ही रिपीट करके बता दी जाती हैं। अच्छा, ये ना WWF और WPPF ये इंशाल्लाह कल करेंगे। आप फिलहाल एक काम कीजिएगा, ये क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कितने 10 मिनट में हो जाएंगे ये सारे सवाल। वही सैलरी बिजनेस जमा करके टेबल लगाना, तो ये इंशाल्लाह आपने कल करने हैं, आज करके लाने हैं। अच्छा जी, होमवर्क पेज 47 वो रह गया, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के टैक्स लगाने के बुनियादी असूल। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। मिस्टर उमर साहब हैं, और मिस सारा हैं। मिस्टर उमर साहब शोहर हैं और ये बीवी हैं, यानी आपस में शोहर बीवी हैं। अच्छा, अब मिस्टर उमर साहब ने कमाई इनकम फ्रॉम बिजनेस 7 लाख और इन्होंने कमाई इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख। अब ये दोनों क्या अपनी अपनी इनकम पे टैक्स देंगे या मियां बीवी इकट्ठे 7 जमा 6 लाख करके देखेंगे हमारी इनकम 13 लाख है और एक टेबल में जाएंगे? अलग अलग। तो ये क्या बात है कि एक साथ होते हुए भी ये दोनों अलग-अलग टैक्स दे रहे हैं? क्योंकि टैक्स की नजर में तो ये अलग अलग है ना, टैक्स की नजर में तो नहीं इनकी शादी हुई, हो भी गई तो उससे क्या फर्क पड़ता है? टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमाइंड, हर इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम सेपरेटली। तो कंक्लूजन क्या बना? दे विल पे टैक्स सेपरेटली। ये मुंह इधर करके टेबल देख रहा होगा और ये मुंह उधर करके अपने लिए टेबल देख रही होगी, तो दोनों टैक्स सेपरेटली पे करेंगे। इन दोनों के दरमियान एक दीवार बना दें, तो हर कोई अपना अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करेगा। इसी तरह थोड़े अरसे बाद अगर इनका कोई बच्चा भी कमाने लग जाए, एक तो होता है माइनर चाइल्ड, उसकी बात हम अलग से पढ़ेंगे, बच्चा भी कमाने लग जाए तो वो भी अलग टैक्स देगा।
तो घर में हर फर्द अलग टैक्स देगा। नोट कर लिया या कर दूं आगे? साथ वाले के सर पे थोड़ी थोड़ी देर बाद शफकत का हाथ रखते रहा करें, अपना नहीं, शफकत का। ले आओ भाई इधर। चलें जी, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स पर टैक्स लगाने के बुनियादी असूल क्या है माय डियर? द टैक्सेबल इनकम ऑफ शैल बी डिटरमिन्ड सेपरेटली। हर बंदा घर में अलग अलग टैक्स देगा। लिख लें, हर बंदा घर में अलग अलग टैक्स देगा। दादा अबू को टैक्स देगा, एफबीआर को। चलें जी, डिसीज्ड इंडिविजुअल बीवी बच्चे छोड़े इसने, जाने वाले ने। क्या छोड़े? बीवी बच्चे छोड़े। पढ़ें पॉइंट 1। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल shall be liable. Legal representatives of the legal representatives of a deceased individual, the बचे हुए of the मरे हुए shall be liable. The legal representatives of the deceased individual shall be liable. The legal representatives of a deceased individual shall be liable for any tax, किसी भी टैक्स के लिए, that individual, जिसके लिए इंडिविजुअल लाइबल होता अगर वो ना मरता। अगर वो ना मरता तो जिस टैक्स के लिए वो लाइबल होता, अब उस टैक्स के लिए कौन लाइबल होंगे? इसके लीगल, वो रसा। And any tax payable in respect of income of deceased estate. Estate का मतलब है जायदाद।
उसकी जायदाद पर भी जो टैक्स बन रहा है, मिसाल के तौर पे उसका कोई घर है, उससे किराया आया हुआ है, उस पर टैक्स नहीं दिया, उसके कोई दुकान है, उससे उसने इनकम कमाई हुई है, उस पर टैक्स नहीं दिया, इस सब पे टैक्स देने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चलें एक दो दफा पढ़ लें इस लाइन को। वो टीए भाई को बुलाएं। ये पॉइंट के मुताबिक वो इंडिविजुअल कब तक लायबल होगा कि इसके टैक्स का? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब तक लायबल होंगे? जब तक इसका सारा टैक्स दे ना दें। चलें जी, बार बार पढ़ें। इसे किसी साल का होगा, पिछले 15 सालों का भी टैक्स इन्होंने ही देना है। अगले का नहीं देना। पिछले 50, अगले का कैसे देना है? अगले का तो वो मरा हुआ बंदा कैसे इनकम कमाएगा? तो थोड़ा सा सोचें ज़रा, मरा हुआ बंदा यानी इनकम कमा रहा है और उस पर टैक्स लग रहा है, वो तो फिर अगर जिंदा हो गया तो फिर आप लोगों ने भाग जाना है। यानी कि अगर ये इधर आ गया तो ये तो फिर मेके चली जाएगी अपने बच्चों को लेके, ये दोबारा आ गया, तो डरने की बात है ना। वो लेक्चर्स मैंने कहा था 10 कॉपी करा लें पहले, 10-15 शाहिद साहब से, वो करवा लिए मैं, उससे पूछे मुझे चाहिए अभी। प्रॉपर्टी तो जब तक तकसीम नहीं होगी तो उससे जो भी इनकम आती रहेगी उस पर टैक्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं देना है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी अब तकसीम हो गई है तो फिर तो सबकी प्रॉपर्टी बन गई है, तो फिर तो वो लोग टैक्स देंगे उसमें से। पढ़ें जी माय डियर। द लीगल, द बचे हुए, ऑफ द मरावा, मरे हुए बंदे के बचे हुए लोग शेल बी लायबल फॉर एनी टैक्स दैट द इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, जिसके लिए वो लायबल था होता अगर वो ना मरता, और एनी टैक्स पेबल, और उसकी जायदाद से भी जो टैक्स आ रहा है जब तक ये तकसीम नहीं हो जाए, जब तकसीम हो गई फिर तो कोई मसला नहीं, उसकी जायदाद से भी जो टैक्स आ रहा है जब तक तकसीम ना हो जायदाद तब तक उसका टैक्स किसने जमा करवाना है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये क्लियर? अब एक दो दफा ये लाइन पढ़ लें, कोई फिक्रा समझना तो समझ लें। जायदाद तकसीम करने से पहले टैक्स पे किया जाएगा, उसकी जायदाद तकसीम नहीं की जाएगी, पहले उसमें से टैक्स पे किया जाएगा। अच्छा जी, डिसीज्ड पर्सन के टोटल एसेट्स, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कैश, घर वगैरह मिला के 2 मिलियन के हैं, और इसने टैक्स देना था हुकूमत को 3 मिलियन। अब अगर मरा हुआ बंदा 2 मिलियन छोड़ के गया है खुद, और इसने टैक्स कितना देना है? 3 मिलियन, और हुकूमत को बीवी के कड़े नजर आ रहे हैं हाथ में पहने हुए, बेटे की स्मार्ट वॉच नजर आ रही है, इस बेटे के जूते नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सवाल यह होगा कि क्या बीवी बच्चों के एसेट्स भी बेचे जाएंगे या सिर्फ उस मरे हुए बंदे की जायदाद में से टैक्स पे किया जाएगा? हाँ, अब हुकूमत को इसके मरने पे 1 मिलियन का नुकसान हो गया, बस कोई मसला नहीं। हुकूमत ने लेना कितना था? इसमें जान कितनी थी? बंदे में नहीं, यानी उसकी चीजों में जान कितनी थी? 2 मिलियन। अब 3 मिलियन इसने देना था, हुकूमत को जब देने की बारी आई तो इसके पास पड़ा ही 2 मिलियन है, तो इसका मतलब है Mr. Umar is appointed as a representative of his Abbu who has passed away 2 months ago.
the value of assets left by father at the time of his amounted to 2 million. However, as per Commissioner Income Tax, the tax payable is, अब्बू कितना छोड़ के गए? 20 लाख. टैक्स वाले कितना मांग रहे हैं? How much amount Mr. Umar is required to pay? The liability of Mr. Umar shall be limited to the extent of, therefore he is only liable rupees 2 million. आप point 2 पढ़ लें. Done. The liability of a, liability से मुराद यहां लिखें टैक्स liability. The tax liability of a legal representative shall be limited to the extent of deceased's estate. लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लाइबिलिटी सिर्फ कहां तक होगी? मरे हुए बंदे की जायदाद तक, उससे ज्यादा नहीं होगी. द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डिसीज्ड एस्टेट. अच्छा जी, एक साहब हैं, उनके पास एसेट्स हैं 5 मिलियन के और वो मर गए. क्या हो गए? रे को थोड़ा सा साइलेंट रखें. और वो मर गए. अच्छा, अब जी डेथ होगी. और कुछ किसी ने बताना है? गुमान तो हमारा यही होता है अल्लाह को प्यारे हो. अगर अल्लाह करे हर मरने वाला अल्लाह को प्यारा ही हो. अच्छा जी, एसेट्स 5 मिलियन के और वो बंदा मर गया. टैक्स पेएबल 4 मिलियन है. ये तो उसके एसेट्स है ना, और दूसरी तरफ उसकी लाइबिलिटीज हैं. टैक्स पेएबल 4 मिलियन है और बैंक लोन पेएबल 2 मिलियन है. आप बताएं जी, टैक्स वाले मांग रहे हैं 5 मिलियन और इसके पास पड़ा हुआ है, टैक्स वाले मांग रहे हैं 4 मिलियन और इसके पास पड़ा हुआ है 5 मिलियन. अब क्या करें, पहले बैंक को दें या टैक्स वालों को दें? भाई जो लॉ बताएगा, अपना लॉ तो ना बनाया करें प्लीज. आप कहीं पढ़ के देख लेते हैं, ये जवाब दिया करें. लॉ तो अपना ना बनाया करें ना, मैं लॉजिक पे तो सवाल नहीं पूछ रहा. द टैक्स लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी? टैक्स का लॉस डालना पड़ेगा यहां पे. द टैक्स लाइबिलिटी शैल बी द फर्स्ट हक ऑन द डिसीज्ड स्टेट. शैल बी की जगह अगर शैल हैव करके पढ़ें तो ज्यादा आसान फिक्र शायद लगे. द टैक्स लाइबिलिटी शैल हैव द फर्स्ट हक ऑन द, पहला हक किसका होगा? खाना कम पड़ा हुआ, बच्चे भी अम्मी भी हैं, बच्चे कुर्बानी कर दें, बच्चे की अम्मी पहले आप खा लें, यू हैव द फर्स्ट हक, फिर जो भी वो हम खा लेंगे. मैं मिसाल दे रहा हूं. तो टैक्स लाइबिलिटी शैल हैव द फर्स्ट हक ऑन द डिसीज्ड एस्टेट. अब बैंक को अगर 1 मिलियन मिलता है तो मिले, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं. फिलहाल टैक्स वालों को पहले फारग कर दें, उनको जल्दी उन्होंने जाना है, उनको 4 मिलियन उनका दें. मिस्टर उमैर इज अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड अंकल. अंकल से क्या मुराद है? चाचू या खालू या ताया या फूफा?
पता नहीं, अंग्रेज तो अंकल ही कहते हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ स्पेसिफिकली कहते हो, मुझे नहीं पता। देखो सबको ही अंग्रेज अंकल कहते हैं। So marriage appointed representative was received Phupa. The value of assets left by his Phupa at the time of Phupa was 5 million. So at the time of death was rupees 5 million. Phupa ने कितना छोड़ा? Phupa ने कितना छोड़ा? 5 million. As per the commie, the tax payable by Phupa was, Phupa ने टैक्स कितना देने? 4 million. Further, a bank loan of 2 million also payable by Phupa. How Mr. Umair should discharge the liabilities of Phupa? Firstly, he will make the payment of 4 million to Commissioner Income Tax as a tax liability. As tax liability is the first charge on the Phupa's estate. Remaining 1 million will be paid to bank. 5 में से 4 इनको दे देंगे, जो बच जाएगा 1 इनको दे देंगे। चलें, आप तीनों पॉइंट एक दफा पढ़ लें, फिर तीसरा पॉइंट पढ़। द पंजाबी वाला दा या इंग्लिश वाला दा? पंजाबी वाला दा क्या होता है? आप मुस्कुरा रहे हो, आती है पंजाबी आपको? फिर आप मुस्कुराओ ना। द पंजाबी वाला दा पता है आपको? कभी सॉफ्ट द लीगल representatives of a shall be liable for any tax that individual would have become if he had not, and any tax payable in respect of income of deceased estate. अब ये टैक्स कैसे पे किया जाएगा? द लाइबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ डिसीज्ड estate. The tax liability shall have the first haq on the deceased estate. Tax liability का मरे हुए की जायदाद पर पहला हक होगा। ओके, अब मोहतरम एक सवाल है, वो ये है कि जो मरा हुआ बंदा है उसके खिलाफ कुछ केसेस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। कुछ वो केसेस हैं जो उसके मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे, और कुछ वो केसेस हैं जो उसके मरने के बाद उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। ये दोनों किस्म के केसेस, यानी मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला, शुरू नहीं हो सकते। हरकतें तो उसने मरने से पहले ही की हैं, मरने के बाद तो कोई हरकत नहीं ऐसी कर सकता कि कर सकता है, नहीं कर सकता। तो वो केसेस जो मरने से पहले उसके खिलाफ चल चुके थे और वो उन्हीं केसेस के गम में मर गया, वो केसेस भी अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ होंगे। और वो केसेस जो उसके मरने के बाद पता चले कि उसके खिलाफ शुरू हो जाने चाहिए और शुरू, अब वो भी किसके खिलाफ होंगे? चलें जी, पढ़ लें पॉइंट 3। ये हाइब्रिड में 4th रो में जरा उठा दें इसको, इट्स साइट ऑफ एनीथिंग, ये कि दाएं बाएं वालों को भी पता नहीं चल रहा, और पता नहीं दुनिया जहान की नींदें आके जो है वो मॉडल टाउन के ऊपर उतरती हैं। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ पॉइंट ए का उर्दू में मतलब बता दे कोई हाथ खड़ा करके। जी जी, ए को समझाऊं? ये तो दोनों बड़ी तफसील से समझाने हैं मैंने, अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को पढ़ने का टाइम दिया है। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है जितनी भी क्लासें हुई हैं कोई चीज़ भी हमने अनएड्रेस नहीं छोड़ी और ना छोड़ी जाएगी। अच्छा जी, पॉइंट ए बड़ी तफसील से इंशाल्लाह अभी मैं पढ़ाऊंगा।
अभी तो आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया था ताकि आप लोग खुद सोचे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, इस कानून के लिए, एनी प्रोसीडिंग, कोई भी कोर्ट केस, टेकन अगेंस्ट द डिसीज, जो डिसीज्ड के खिलाफ हुआ, बिफोर हिज, जो उसके खिलाफ टेकन, टेकन का क्या मतलब है? लिया जा चुका था। शैल बी टेकन अगेंस्ट द, उसके मरने से, shall be assumed as having been taken against the, इसको assume किया जाएगा कि किसके खिलाफ ये केस चल रहा है? shall be assumed as having been taken against the, ये assume किया जाएगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ चल रहा है। नहीं, सजाए मौत का तो नहीं उसको देंगे। द प्रोसीडिंग ज्यादा होगी, छोड़ें, ज्यादा होगी। द प्रोसीडिंग विल बी continued against the, अब ये केस किसके खिलाफ चलेगा? From the stage at they were at the time of, जिस स्टेज तक केस चल चुका था उससे आगे चलेगा। अगर केस की 3 स्टेजेस हैं और स्टेज 1 हो चुकी है तो शुरू से शुरू की जाएंगी या जहां तक हो चुका है उससे आगे? पढ़े जी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, साथ वाले के कान में प्यार से बोलें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, कान में, ईयर में, अपना मुंह उधर करना पड़ेगा, होंठ उसके करीब लेके जाने पड़ेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, एनी केसेस टेकन अगेंस्ट द मरावा बिफोर इज मरना shall be assumed as having been taken against the बचावा। The case will be continued against the बचावा from the stage at which they were at the time of marna, and बोले and any cases which could have been taken against the marawa, any cases which could have been taken against the marawa, maybe, साथ वाले हो गए, maybe taken against the बचावा of the marawa, बचावा तो मरे हुए के है ना। Point B for भालू, sitting on your right, left, you. Any proceeding which could have been taken, जो ली जा सकती हैं, जो की जा सकती हैं, against the marawa, against the marawa, may be taken against the बचावा of the marawa। यही लग रहिएगा पेपर में, याद ना कीजिएगा, बचावा ऑफ द मरावा जी। इसमें आमतौर पे इतनी पनिशमेंट्स नहीं होती हैं, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा वो समझ रहे हैं कि पनिशमेंट्स नहीं होंगी, बट टेक्स्ट टुक्स ही लेने होते हैं ज़रा रोब रूप डाल के जी। अगर रिप्रेजेंटेटिव की भी डेथ हो जाए तो ये देखते हैं आगे पॉइंट, तीसरा बुलेट अभी मारते हैं हम इसमें। इन दिस सेक्शन द बचावा means a person who in Islamic law represent the state of Pakistan law, Islamic law। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो हैं जो इस्लामिक लॉ के अंदर भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव समझे जाएंगे। अब ये जो लफ्ज़ मैं लिखवाता हूँ ना, ये आपके समझने के लिए, ये पेपर में लिख के नहीं आना, क्योंकि ये लॉ का हिस्सा नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। तो बराए मेहरबानी इन अल्फाज को जो है वहाँ नहीं लिख के आना। In this section, legal representative means a person who in कानून represent the state of, वो इस्लामिक लॉ होगा, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट इसने हमें बना के दी या किसी और लॉ में बनी हुई है,
तो वही वाली हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन वो अल्फाज क्या हैं किसी और लॉ में, वो हमारे स्कोप में, सिलेबस में नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए जो किसी लॉ के, पाकिस्तान के इस्लामिक लॉ के तहत लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। एक बंदा गम में सड़क पे लेट के रो रहा था। अम्मी ने इसको भेजा, जरा पता करके आए कौन है, इतना तो रोना हमें नहीं आ रहा जितना इसको आ रहा है। ये गया, अंतल अंतल क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ है आपको, क्यों रो रहे हैं? तो इसने कहा कि ये मेरे सगे भाई हैं। बीवी ने कहा इसने तो हमें कहा था हमारा कोई भाई नहीं है, तो ये तो हम कहाँ से तपक पड़े। तो जब कभी जायदाद तकसीम हो रही हो तो कुछ लोग बिला वजह मरे हुए की जायदाद को लेने के लिए अपने आप को लीगल रिप्रेजेंटेटिव करार देते हैं। तो इनको फिर रख के कुट लगानी चाहिए कि तुम हो कौन हो ये हरकतें करने वाले। तो अगर कोई लोग ऐसा करें कि मरे हुए की जायदाद वाले से बेजा हिस्सा लेने की कोशिश करें तो इनको जो है वो फिर सेट करना चाहिए। बहरहाल लॉ मेकर कह रहे हैं मेरी नज़र में ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि ये भी कई दफ़ा ज़ोर ज़ोर डाल के कुछ ना कुछ पैसे ले लेते हैं, तो इसलिए ये भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिला वजह उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो ये भी हमारी नज़र में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हु इंटरमीडियल्स का मेरे ख्याल से मतलब लिख लें बेजा मुदाखलत। चलें ये टाइम ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह फिर आगे करते हैं। यहाँ से पॉइंट 3 इंशाल्लाह कल करेंगे, या भी कर लें, कल कर लेंगे, थोड़ा सा समझाने वाला है, टाइम लगेगा। वो इंटरमीडियल्स विद स्टेट ऑफ डिसीज्ड का क्या मतलब है? जो बिला वजह मरे हुए की जायदाद से पंगे ले। जी क्या? फर्स्ट बुलेट, हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। कहते हैं इस्लामिक लॉ में जाके देख लो कि बाप के मरने पे कौन कौन इस्लाम में उसके वारिस बनते हैं, मेरी नजर में भी वही वारिस समझे जाएंगे। हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। जी क्या? बस जो बेजा मुदाखलत करे उसको आपने रिप्रेजेंटेटिव करार दे देना है। बाद में अगर वो नहीं है तो ठीक है, उसके पास कुछ नहीं है तो उसको फारिग कर दें। ठीक है, ओवर कर दो।